हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैंने कल भी बताया था आपको कि ये कंसेप्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक घर को बनाने के लिए नींव की जरूरत पड़ती है, उतनी ही अकाउंटेंसी को करने के लिए इन कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे दो कंसेप्ट। तो इसमें सबसे पहला है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे, ये बेसिक है। अगर बेसिक को अच्छे से समझोगे तो जो अकाउंटेंसी में हमने आगे प्रैक्टिकल्स करने हैं, जैसे जर्नल लेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक भी ये कंसेप्ट आपके यूज होंगे, क्योंकि यही हमें कंसेप्ट बताएंगे कि हमने अपनी ट्रांजेक्शन को कैसे आगे आगे लेके जाना है। तो आप ध्यान से सुनिए, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। तो जैसे कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट हमें क्या बता रहा है? देखिए, ये कंसेप्ट हमें बता रहा है, कहते द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इज द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, मैंने पहले ही इसको रेड करके लिखा है ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमने पढ़ा था और जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। मतलब बेसिकली यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमने अपनी ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो स्टेटिंग दैट, ये क्या बता रहा है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, दो चीजें, मैंने दो चीजों को अंडरलाइन किया। ट्रांजैक्शन, सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है? मान लो मैंने कोई बिजनेस किया, कोई भी लगा लो, एक्स वाई जेड, मान लो फर्नीचर का काम किया मैंने। तो अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, उसको खरीदने बेचने के लिए मैंने एक दुकान सेटअप की है, उसका कोई मैंने रेंट पे कर दिया, बिजली का बिल पे कर दिया। बेसिकली मेरे पास कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, जब कुछ भी मेरे बिजनेस में कुछ हो रहा है, लेन देन की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें उसको हम ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स क्या होते हैं? साल के एंड में मान लो हमारे पास स्टॉक कितना बचा पड़ा है, ठीक है ना, ऐसी चीजों की कैलकुलेशन करना, दैट आर इवेंट्स। तो दो चीजें समझ आई आपको। ट्रांजेक्शन जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं जो हम अपने बिजनेस में करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमने क्या सेल किया, क्या परचेज किया, कितना खर्च किया, कितनी इनकम हुई, उसे हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लेकिन इवेंट्स क्या होता है? क्लोजिंग के टाइम पे या पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि जैसे हम, आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, तो 31 मार्च को, पहले तो चलो हमारे टाइम तो ऐसा ही होता था कि 31 मार्च को रिजल्ट डे होता था, तो हम उसको इवेंट बोलते थे। मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टास्क हो गया जिसको करने पे कोई ट्रांजेक्शन रेज हो रही है। मान लो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ही मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी है, तो उसे हम इवेंट बोलते हैं। समझ आया? पहले तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है, कि हमने जो भी अपनी ट्रांजैक्शन, जो भी अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो नेचुरल है, हम इंडियन रुपी में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आउटसाइड इंडिया हो, मतलब कौन सी कंट्री में हो डिपेंड करेगा। अगर कनाडा में हो तो कैनेडियन डॉलर, अगर यूएस में हो तो यूएस डॉलर, तो जहां पे भी हो, यूरोप में हो तो यूरोप में। तो जो भी हमारी मनी नेम है, बेसिकली पैसे का नाम है जो भी हमारा, तो उसमें उस फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर मान लो मेरे पास ये पेन है तो मैं बोलूंगा 10 रुपए का पेन है। ये नहीं है कि मैं बोल दूंगा मेरे पास 5 पेन है, वो 5 पेन की ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। हाँ, 5 पेन कितने के हैं वो रिकॉर्ड होंगे हमारे अकाउंटेंसी में। ये समझने वाली बात है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें क्या बता रहा है, कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट हमने रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले उसकी मनी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अदरवाइज हम उसको अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट यही बता रहा है। देखो, सच एज करेंसी आर रिकॉर्डेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड। कंपनी के फाइनेंशियल मतलब वही जो हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स,
उसमें हम सिर्फ पैसे को रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज हम नहीं रिकॉर्ड करते। इट, देखो इन्होंने बता भी दिया, इट फोकस ऑन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने ब्लू इसलिए कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस रहे, आपको समझ आए। दे फोकस ऑन क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल डाटा एक्सक्लूडिंग, देखो सबसे पहले वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी, मतलब पैसे की बात कर रहा हूं, मतलब नंबर्स की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल डाटा नंबर्स पैसों में, ठीक है ना, उसकी बात करें। एक्सक्लूडिंग मतलब इनको छोड़ के, किस चीज को छोड़ के, क्वालिटेटिव, वो क्वालिटी की बात नहीं करते। मतलब जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाएंगे, जो हम बिजनेस का अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। अगर क्वालिटी की बात करनी है उसके लिए अलग अकाउंट है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्वालिटी की बात नहीं करेंगे। फैक्टर्स लाइक, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो एम्प्लॉय स्किल्स और ब्रांड रेपुटेशन टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग, मतलब इनमें से किसी भी चीज को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट बना रही हैं, उसमें हम क्वांटिटी नंबर्स की बात तो करेंगे, लेकिन हम क्वालिटी की बात नहीं करेंगे। मतलब हमारे किसी एम्प्लॉय ने बहुत हार्ड वर्क किया, उसके बारे में नहीं लिखेंगे। किसी और चीज की बात करूं तो अगर ब्रांड, हाँ जो लिखा भी हुआ है, ब्रांड रेपुटेशन की बात करूं कि हमारा ब्रांड कितनी की रेपुटेशन, उसकी भी हम बात नहीं करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी हमारी। तो बेसिकली मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें यही बता रहा है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, ओनली इन मनी फॉर्म करनी है, उसके अलावा हमने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। तो क्लियर हुआ आपको? पहला मैंने पढ़ाया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेकंड आज मैंने पढ़ाया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे, नेक्स्ट वन इज दैट इज कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि एग्जाम में आने वाला है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि हमें अगर इस सब्जेक्ट को अच्छे से जानना है, समझना है, तो हमें इस चीजों का, इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं उनको ही इंपॉर्टेंट बोलता हूं जो आपको आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो कोस्ट कंसेप्ट हमें क्या बता रहा है, द कोस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट, देखो ध्यान से समझो, इसका दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कोस्ट प्रिंसिपल। तो हिस्टोरिकल क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सेकंड नेम है, हमें पता चल गया कि इसका सेकंड नेम है, सेकंड नेम, तो इसका सेकंड नेम है हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट। इन अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट एसेट बी रिकॉर्डेड and reported at their original purchase price, acquisition cost rather than current market value। देखो एक बात समझो, मेरे पास ये पेन है, मैंने इसको 15 रुपए का खरीद लिया, अब आज का रेट बढ़ गया, जैसे मान लो गोल्ड की बात ही कर लेते हैं, किसी ने 1 लाख पे खरीद लिया, किसी ने 1.5 लाख पे खरीद लिया, किसी ने 2 लाख पे भी खरीद लिया। तो जिसने जिस रेट पे खरीदा, हमारा फाइनेंशियल अकाउंट हमें क्या बोलता है कि हमने जो भी चीज, जो भी एसेट हमारा जिस रेट पे खरीदा है, मतलब जितना पैसा हमने पे किया है, जितना पैसा हमने उस चीज को एक्वायर करने के लिए पे किया है, उतना पैसा ही हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो दैट इज कोस्ट कंसेप्ट। हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि किसी चीज को एक्वायर करने के लिए हमने कितना सैक्रिफाइस किया, हमने कितना पैसा दिया, तो उसको हम बोलेंगे कोस्ट कंसेप्ट रेदर देन मार्केट वैल्यू। उसका बाजार का रेट क्या है वो हमने नहीं देखना, हमने मार्केट वैल्यू को नहीं देखना, हमने किस चीज को देखना है, सिर्फ हमने कितना पैसा दिया, ठीक है ना। तो दिस प्रिंसिपल, देखो दिस प्रिंसिपल इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी एज कोस्ट आर वेरीफाइड बाय द डॉक्यूमेंट्स लाइक receipts through its through it ignores inflation and change in the market value। तो ये कंसेप्ट फॉलो करने के लिए, ये हम बोल सकते हैं कि इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए जो फाइनेंशियल डाटा है उसमें हम एज ए प्रूफ
जो मान लो हमने कोई चीज खरीदी है, उसका हमें बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है, तो वो या उसकी कोई रसीद मिलती है, तो हम उसको रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो हमारे पास एज ए प्रूफ रहे। हम मार्केट रेट को, मार्केट वैल्यू या इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, समझ आया? तो मैंने एक चीज और बोली थी कि सेकंड नेम हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल हिस्ट्री, जो चीज हो चुकी। तो यही चीज तो हम बोल रहे हैं कि हमने अगर ये पेन 10 का खरीदा है, मैंने 10 रुपए पे कर दिए, वो हो चुकी हिस्टोरिकल, तो उसी चीज को मैंने रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। समझ आइए आपको? कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है? जितना पैसा हमने किसी चीज को खरीदने के लिए पे किया है, उतना पैसा, उतने पैसे की ही वही चीज हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। ये हमारा कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल हमें बताता है। तो बेसिकली अब तक हमने 3 कंसेप्ट पढ़े। फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो हमें क्या बता रहा था कि ऑनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। हमने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात करनी है। दूसरा हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो हमें क्या बता रहा था कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करना है, उससे पहले हमें उस ट्रांजैक्शन की मनी वैल्यू पता होनी जरूरी है। अगर मनी वैल्यू पता है तो ही हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और थर्ड, जो लास्ट वन थर्ड हमने पढ़ा है, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है कि किसी चीज को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए जितना पैसा हम पे कर रहे हैं, हमने सिर्फ उतने ही पैसे से रिकॉर्ड करना है, ना कि मार्केट वैल्यू से रिकॉर्ड करना है। मान लो मैं दोबारा से एग्जांपल दे देता हूं। अगर मान लो मैंने 1,25,000 में गोल्ड खरीद लिया और उसका रेट 1.5 लाख हो गया, तो मैंने 1.5 लाख से में रिकॉर्ड नहीं करना, मैंने एक 25 में रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि मैंने एक 25 देकर ही 10 ग्राम गोल्ड खरीदा। तो आपको यही चीज समझ आनी चाहिए कि मेनली कॉस्ट कंसेप्ट में कि हमने जितना पैसा पे किया, बस इतना ही आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो हमारे 3 कंसेप्ट हो गए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बिना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक भी करो एंड शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। इसमें हम मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज भी टीच करेंगे। तो थैंक यू, और पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।